So 9 students are there. So let me start with whiteboard. And what is regulation? We will start with one of the fundamental question. What is regulation? रेगुलेशन मतलब क्या? कोई भी चीज रेगुलेट करना, ठीक है, कोई भी चीज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जीन रेगुलेशन? मतलब जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना. मतलब क्या हुआ? आप कब जीन एक्सप्रेस होगा? ऑब्वियसली जीन एक्सप्रेशन इज अ, किससे जीन एक्सप्रेशन होता है? डीएनए से एमआरएनए जनरेट होता है, एंड एमआरएनए से प्रोटीन होता है, एंड प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटीन से फिर वो एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना. उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, मल्टीपल मॉडिफिकेशंस होते हैं, राइट. नाउ दिस प्रोटीन विल लीड टू चेंजेस इन वर्किंग ऑफ सेल. चेंजेस ला सकता है, या एक्सेलरेट कर सकते हैं, या रेगुलेट कर सकते हैं, जो भी. तो प्रोटीन का कोई ना कोई मेन फंक्शन है, ठीक है. नाउ वी आर इन रेगुलेशन पार्ट, ठीक है. तो रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों ने टी वाई लेवल पे देखा था, लैकोपेरॉन का रेगुलेशन देखा था. लैकोपेरॉन देखे, राइट. ट्रिपोपेरॉन देखा था. एराओपेरॉन देखा है कि नहीं देखा, आई डोंट नो, ठीक है. सो रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके फिनोटाइप आपको दिखता है, ठीक है. Okay, so regulation is very important, and regulation happens at many levels. जैसे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे सबसे ज़्यादा रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, फिर ट्रांसलेशन लेवल पे होता है, फिर प्रोटीन मॉडिफिकेशन ना हो तो उधर रेगुलेशन हो सकता है. तो एक और जगह है जिधर रेगुलेशन होता है, जो इधर हम लोगों ने बताया नहीं है. वो किधर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. बट जब हम लोग इधर प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, जो फाइनल प्रोटीन है, इट विल अफेक्ट फिनोटाइप, और जो भी है उसका फंक्शन, सेल का फंक्शन अल्टर कर सकता है, या चेंज कर सकता है, या मेंटेन रख सकता है, ठीक है. नाउ दिस प्रोटीन is involved in maintenance, or it has some function, right. Now for example, a human has around 3 into 10 raised to 9 base pairs, right, which is approximately 300 crore base pair. Now अगर हम लोग देखेंगे, we have around 206 types of cells, ठीक है. और हर सेल में सारे जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हर सेल में सारे जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है. So only limited number of genes are expressed and in particular cell, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 100, और फॉर एग्जांपल मैं 3 सेल्स की बात कर रहा हूँ. नाउ देयर आर 3 जीन्स, ठीक है. तो एक सेल में एक जीन 1 एक्सप्रेस होगा, दूसरे सेल में जीन 2 एक्सप्रेस होगा, एंड तीसरे सेल में थर्ड जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है. ये जीन्स एक्सप्रेस नहीं होने वाले, बाकी दोनों. तो दे इट विल मेक अ डिफरेंट सेल. मतलब सेल का फंक्शन वुड बी डिफरेंट. इट मे बी आरबीसी आल्सो, इट मे बी ये मसल सेल्स हो सकते हैं, ठीक है. ये स्किन सेल हो सकते हैं, ठीक है. इट इज मेकिंग अ डिफरेंस, ठीक है. समझ रहे? तो हर जीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, एंड वो जो पर्टिकुलर फंक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सप्रेशन लेवल. आप जीन से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, एट molecular level. Okay. Now these expression pattern differ from cell to cell. मतलब there are 206 types of cell, और expression pattern सबका different रहेगा. हर उसमें अलग अलग जीन्स एक्सप्रेस होंगे, सब में से सारे के सारे सेम जीन्स एक्सप्रेस नहीं होने वाला, ठीक है. कुछ कॉमन जीन्स हो सकते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ सेल, बट देयर आर अदर जीन्स, ठीक है. अभी जब भी एक्सप्रेशन होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं. आरएनए पॉलीमरेज रहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रहते हैं, और इधर हम लोग मेन आने वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पे. नाउ दीज आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक स्पेसिफिक जीन को एक्सप्रेस करने के काम आता है,
ना कि सारे जीन्स को, स्पेसिफिक जीन्स एक्सप्रेस करने के काम। तो बेसिकली क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को एक पर्टिकुलर प्रोमोटर के पास उसका एफिनिटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर में बैठ जाता है एंड एक्सप्रेशन इनिशिएट करता है। ठीक है, दिस आर नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बट ये स्पेशली स्पेसिफिक जीन्स में ही जाके एक एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, सारे के सारे जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे, ओनली स्पेसिफिक जीन्स वुड बी एक्सप्रेस। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने पढ़ाया आप लोगों को, होपफुली समझा रहेगा। नहीं समझा तो बता दो मुझे। थोड़ा सा मैंने अभी जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ठीक है, ये सिंपल समझ में आया कि ऊपर से क्या है मुझे बता दो, बाउंसर क्या है तो बता दो मुझे। यस, समझ रहे हैं, ऊपर से जा रहा है। आकाश, चैताली, ठीक है, साक्षी, भावना, हम्म, किसी को कुछ डाउट है? ओके, ठीक है, ओके चलो आगे चलते। सो हम लोगों ने क्या देखा था, लाइकोपेरोन और ट्रिपोपेरोन बैक्टीरिया में पर्टिकुलर जीन के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। वैसे ही रेगुलेशन हैपेंस एट मल्टीपल लेवल्स। ठीक है, तो ये आप इसका बुक पढ़ सकते हो, लेविन का बुक है। इट इज़ वेरी नॉट सिंपल बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके। नाउ हम लोग इधर आ जाते हैं, तो ये 6 लेवल्स ऑफ रेगुलेशन हम लोग देख रहे हैं इधर। एक्टिवेशन ऑफ जीन स्ट्रक्चर, just a second. Okay, six level, six levels of regulation देख रहे हैं हम लोग। एक्टिवेशन ऑफ जीन स्ट्रक्चर एंड ओपन क्रोमैटिन, ये हम लोग आते हैं बाद में क्योंकि ये मेन। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड एलोंगेशन, ये हम लोग ने सबसे मेन पढ़ा क्योंकि लैकोपेरोन एंड ट्रिपोपेरोन इस पे ही आता है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन और सबसे ज्यादा इस पे ही होता है। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्ट मतलब आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। हम लोग यूकैरियोट्स के बारे में बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स, वी आर फोकसिंग ऑन यूकैरियोट्स। मतलब इसमें 5 प्राइम कैप, 3 प्राइम पॉली ए टेल और इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होगा, वे ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक, तो उधर भी रेगुलेशन रहता है। ओके, अगर 5 प्राइम कैप नहीं है तो इट वोंट बी ट्रांसपोर्टेड। फिर आता है रेगुलेशन इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करना है कि नहीं करना है। एंड जैसे ही एमआरएनए जनरेट हो गया उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन जनरेट हो गया तो उसके बाद उसका डिग्रेडेशन एंड टर्न हो गया। ठीक है, इधर भी रेगुलेशन होता है। मतलब एमआरएनए का लाइफ स्पैन कितना है, हाफ लाइफ कितना है, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स रहता है, बट इट डिपेंड्स ऑन एमआरएनए टू एमआरएनए। ठीक है, तो जितना देर तक एमआरएनए इज इन साइटोप्लाज्म उतना ज़्यादा उसका प्रोटीन्स जनरेट होता जाएगा। ठीक है, नाउ सॉरी, इसमें हम लोग वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस। ओके, एक्टिवेशन ऑफ जीन स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए समझाने के लिए मुझे आपको दो चीज समझानी पड़ेगी। यूकैरियोट्स में दो चीजें होती है, एक तो आपका आप लोगों ने सुना रहेगा एक्टिव क्रोमैटिन एंड इनएक्टिव क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं यूकैरियोट। ठीक है, तो एक्टिव क्रोमैटिन को क्या बोला जाता है, इनएक्टिव क्रोमैटिन को क्या बोला जाता है, एंड क्यों बोला जाता है वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिव क्रोमैटिन क्या हो गया आपके हिसाब से? व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव क्रोमैटिन? यस, कोई बता सकता है? यस, भावना, विनीता,
धनश्री, साक्षी, आकाश, चैताली, साइली, निशगिंदा, यस, प्राची, समीदा, साइली, सेजल, शर्मिला, स्नेहल. कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव क्रोमैटिन? नहीं, सो जो डीएनए में होता है वो ऑब्वियसली डीएनए में होता है या मतलब वो एसीएस कुछ तो है। एक मिनट, तो नहीं इधर यार। होपफुली आप लोगों को दिख रहा है ना. एक्टिव क्रोमैटिन इज नथिंग बट यू क्रोमैटिन. ओके. एंड दूसरा होता है इनएक्टिव क्रोमैटिन, मतलब हेटेरोक्रोमैटिन. सिंपल है, हेटेरोक्रोमैटिन. अच्छा, ये समझा क्या? एक्टिव क्रोमैटिन एंड इनएक्टिव क्रोमैटिन. जस्ट अ सेकंड. ओके. सो इधर हम लोग जब एक्टिव क्रोमैटिन बोल रहे हैं या यू क्रोमैटिन बोल रहे हैं, मतलब उधर से ही जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं. ना एक्टिव क्रोमैटिन मतलब एक्टिवली एक्सप्रेस जीन एक्सप्रेशन जिधर से होता है, जो पार्ट से होता है, इज कॉल्ड एज यू क्रोमैटिन या ट्रू क्रोमैटिन. यू मतलब ट्रू, यू मतलब ट्रू. ठीक है. ओके. एंड इनएक्टिव मतलब हेटेरोक्रोमैटिन होता है, जिसमें से इट इज इनएक्टिव इन नेचर, जिधर से जीन एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता. एंड दिस आर पर्पसली सेल उसको बंद करके रखते हैं. हो सकता है कि बहुत सारी चीजें, हर जो हम लोगों ने 206 टाइप ऑफ सेल्स देखे थे, हेटेरोक्रोमैटिन माइट बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी सेल. ठीक है. उस ये दिस इज अ वेरी वेरी न्यू फील्ड ऑफ एपिजेनेटिक्स. ठीक है. लाइक 20 years एगो, जैसे अभी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इट इज लाइक 1880 में आया था कुछ करीबन, जो भी. सो 200-300 years होने वाले माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बट दिस जो ये फील्ड है एपिजेनेटिक्स का, इट इज रिलेटिवली न्यू, 20 years also. ठीक है. तो इधर हम लोग एपिजेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं. इधर दिया नहीं है, बट रेगुलेशन हैपेंस इन एट एपिजेनेटिक लेवल आल्सो. नाउ दिस इज अ हेटेरोक्रोमैटिन, मतलब इधर से जीन एक्सप्रेशन नहीं होना. कौन से भी जीन होने तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होने वाला. एंड यूक्रोमैटिन मतलब इधर से बहुत सारे जीन्स एक्सप्रेस होंगे. इट इज एक्टिव. ओके. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन? आप लोगों को मैं एकदम आज एकदम मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाने वाला हूँ. एंड इतना भी डीप में नहीं जाएंगे हम लोग आज. ठीक है. नाउ अच्छा, मुझे बताओ, यूकैरियोट्स में डीएनए क्या, कौन सा चार्ज है डीएनए का? डीएनए का चार्ज क्या? व्हाट इज द चार्ज? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है? नेगेटिव है। नेगेटिव है. ठीक है. इट इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर न्यूट्रल. नाउ इफ इट इज नेगेटिव, तो डीएनए कैसे बाउंड होता है एंड सुपर कॉइलिंग अचीव करता है? कैसे अचीव करता है? यस. हाउ डज डीएनए अचीव सुपर कॉइलिंग? इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव कैसे एक दूसरे के पास में आएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने आई थिंक फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ा है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल रिपेल करते हैं एक दूसरे को. ठीक है. Now, कैसे फिर डीएनए सुपर कॉइल होता है? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है. कैसे डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है? ऑब्वियसली डीएनए के चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि सुपर कॉइलिंग अचीव हो सके. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आप लोगों ने एक सुना रहेगा प्रोटीन के बारे में. सुना है ये? सुना है? यस. सुना है हिस्टोन्स के बारे में? सुना? यस. नो. यस सर। बाकी लोगों ने सुना नहीं है. यस. चैताली, धनश्री, सुना यस है? सर।
ओके, नाउ हिस्टोन्स ह्यूमंस में कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, H1, H2, A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारा रिसर्च है वो H3 एंड H4 पे हुआ है। क्यों हुआ है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड ठीक है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे जैसे हिस्टोन्स डीएनए को रैप कर या डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन्स, तो ये ऑक्टामर फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसका ये ये जो चीज़ है, H1 को छोड़ के बाकी H2, H2B, H3 एंड H4 आर इन ऑक्टामर, मतलब इसके हर एक के दो दो कॉपीज रहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूबिकल शेप में आ जाता है और इसके अराउंड आपका डीएनए रैप होता है। ठीक है, 2.5 टन ऐसा कुछ तो रहता है। ठीक है, नाउ एंड ये फिर रिपीट होता है इधर इधर। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारा डीएनए वो सुपर कॉइलिंग अचीव कर लेता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, अभी सुपर कॉइलिंग अचीव किया है, नाउ इफ यू वांट सम दिस जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड, तो ये ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या इधर? मुझे अब खाली इतना मतलब कॉमन सेंस टाइप है क्वेश्चन है, अगर इधर सुपर कॉइलिंग हुआ है, ठीक है, एंड तो इधर ट्रांसक्रिप्शन इवेंट होगा क्या? यस, यस और नो ये बता दो मुझे। इफ डीएनए इज हाईली हेवीली सुपर कॉइल्ड, ठीक है, so will transcription event take place? Yes or no? No. Mm-hmm. पक्का? ओके, गुड। सो ट्रांसक्रिप्शन इवेंट नहीं होगा क्योंकि इधर सुपर कॉइलिंग, बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन नहीं इवेंट नहीं होगा। नाउ व्हाट डू यू सो यूक्रोमैटिन में अभी एक और चीज़ बताना। ठीक है, अभी क्या है, यूकेरियोट्स में जो एसएफ होल्डिंग है इट इज़ डिस्टेंट अपार्ट। ठीक है, जैसे यूकेरियोट्स में क्या, सॉरी यूकेरियोट्स बोल रहा हूँ, यूक्रोमैटिन, सॉरी। तो यूक्रोमैटिन में जब हम लोग फोल्डिंग देखते थे, ऑब्जर्व किया हुआ है अंडर माइक्रोस्कोप, तो इट इज़ वेरी वेरी डिस्टिंक्ट, मतलब इधर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो हिस्टोन्स को निकाल के ये जीन्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन इवेंट किया जा सकता है। नाउ सिमिलरली ये हम लोग ने यूक्रोमैटिन में किया। ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन में क्या होता है कि ठीक है, सो हिस्टोन्स आर प्लेस्ड वेरी वेरी नियर बाय। ठीक है, नियर बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं सबके सब हिस्टोन्स। ठीक है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन इवेंट इज इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई they are called as heterochromatin, because these are transcriptionally inactive in nature। ठीक है, हिस्टोन्स बहुत ज़्यादा पास में है जिसके वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज इज अनेबल टू बाइंड टू प्रमोटर, उसको जगह नहीं मिलती है उतने, एंड क्योंकि हिस्टोन से बाइंड किया बैठा हुआ है तो उधर भी उसको प्लेस नहीं मिल रहा है, इट विल बाइंड, इट कैन नॉट बाइंड टू प्रमोटर, सिंपल है। ठीक है, एंड हाईली सुपर कॉइल्ड रहेगा तभी भी वो बाइंड नहीं कर पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन इवेंट के लिए क्या चाहिए, मेन आरएनए पॉलीमरेज चाहिए जो कि आपका प्रमोटर को बाइंड करे। ठीक है, अगर प्रमोटर ही अवेलेबल नहीं है तो हाउ विल इट बाइंड, सिंपल है। ठीक है, सो अगर हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन है यूक्रोमैटिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, सो ये यूक्रोमैटिन है, ये हेट्रोक्रोमैटिन है ना। हेट्रोक्रोमैटिन में हाईली सुपर कॉइलिंग रहता है एंड यूक्रोमैटिन में इतना ज़्यादा सुपर कॉइलिंग नहीं रहता है, एंड हिस्टोन्स आर डिस्टेंट अपार्ट, सो इट इज़ एक्टिव। मतलब अगर मैं हिस्टोन्स को निकाल दूँ तो इधर ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है,
बट इधर ट्रांसक्रिप्शन इज मोर ऑफ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो दैट्स वाई इट फॉर्म्स हेटेरोक्रोमैटिन, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। तो ये सेल, जो ये सेल के अंदर जो ये हेटेरोक्रोमैटिन है, ये जितने भी जीन्स रहेंगे सब के सब टर्न ऑफ रहेंगे, टर्न ऑफ। ठीक है, या ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव जीन्स रहेंगे। ठीक है, दो जीन्स परफेक्ट है, अगर मतलब मैं उसको निकाल दूँ, हिस्टोन्स को निकाल दूँ और आरएनए पॉलीमरेज डालूँ, इट विल वर्क वेरी वेरी फाइन, बट इट इज बीन टर्न ऑफ, या ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ठीक है, सिमिलरली यूक्रोमैटिन में इट इज आरएनए पॉलीमरेज को इजीली, क्योंकि इतना क्लोज बाइंड नहीं है, ठीक है, सो दे कैन इजीली बाइंड टू प्रमोटर्स एंड इधर ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट कर सकते हैं। अगर हिस्टोन्स में भी रहेगा नो प्रॉब्लम, हिस्टोन्स को निकाल दिया जाता है फॉर टाइम भी, फॉर इंटरमिटेंट टाइम, मतलब थोड़े टाइम के लिए, और इधर से ट्रांसक्रिप्शन इवेंट होता है एंड वापस हिस्टोन्स जा सकते हैं। आप बोलोगे कि इधर हिस्टोन्स को निकाल नहीं सकते, हेटेरोक्रोमैटिन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर बहुत सारे हिस्टोन्स हैं एंड उधर एक्टिविटी बहुत कम रहती है सॉरी। सॉरी। सो होपफुली इतना समझ में आया। यस नो, यस नो, बता दो मुझे। ठीक है, सो जो हम लोग ने देखा, जब भी कोई भी जीन हो, वो अगर ओपन क्रोमैटिन या यू क्रोमैटिन में रहेगा तो वो एक्टिव रहेगा, अगर हेट्रोक्रोमैटिन में रहेगा तो इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम लोग एपिजेनेटिक्स। दिस इज वन वर्ड, एपिजेनेटिक्स। सॉरी। सो एपिजेनेटिक्स इज नथिंग बट अबव जेनेटिक्स। मतलब क्या, आपका इसमें एकदम सिंपल, सॉरी वॉइस चेंज हो गया, तो इसमें सिंपल है आपका, फॉर एग्जांपल इफ वी आर कंपेयरिंग टू जीन्स, ठीक है, ओके, एंड ये यूक्रोमैटिन में आता है एंड ये हेट्रोक्रोमैटिन में आता है, तो दिस वॉन्ट वर्क, दिस विल वर्क इजीली। दोनों भी सेम जीन है, सेम जीन है, दोनों में कोई भी म्यूटेशन नहीं है, सेम सीक्वेंसेस है, बट इफ इट अंडर कम्स अंडर हेट्रोक्रोमैटिन तो ये बंद हो जाएगा, और अगर ये यूक्रोमैटिन के अंदर आता है तो इट विल बी एक्टिव। दिस इज कॉल्ड एज एपिजेनेटिक्स, अबाव जेनेटिक्स। ठीक है, इसमें आपका कोई भी म्यूटेशन इवेंट नहीं हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है जीन्स में, ओनली चेंज इज इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। स्ट्रक्चर ऑफ जीन मतलब इधर, क्योंकि आपका अगर इसको एकदम जो प्रमोटर है is unavailable for binding to RNA polymerase, it won't bind to it। ठीक है, तो इधर प्रमोटर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है अगर वो अवेलेबल ही नहीं है बाइंडिंग करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज से, सो इट वोंट बाइंड। ठीक है, उधर ट्रांसक्रिप्शन इवेंट नहीं हुआ। दिस इज एपिजेनेटिक्स। ठीक है, इतना समझ में आया? यस नो? ठीक है, गार्गल करना पड़ेगा।
सो इधर हम लोगों ने इसका ही बात किया है. ओके. सो दिस also comes under regulation. और ये एपिजेनेटिकली रेगुलेट हो रहा है. मतलब क्या? ट्रांसक्रिप्शन इज डिसाइडेड बाय जो जीन का स्ट्रक्चर. नाउ जीन का स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड बाय दिस हिस्टोन्स. हिस्टोन्स आते हैं, हिस्टोन्स डिसाइड करता है. नाउ हिस्टोन्स आर नथिंग बट प्रोटीन. ठीक है. ओके. हिस्टोन्स डिसाइड करते हैं. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट हिस्टोन्स. किधर है हिस्टोन्स? हिस्टोन्स कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं. नाउ वी आर मोरली जितने भी ज़्यादातर रिसर्च हो रहे हैं वो H3 एंड H4 पे हो रहा है. ठीक है. तो हिस्टोन्स को भी मॉडिफाई किया जाता है. इट कैन बी मॉडिफाइड. उसमें मल्टीपल मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं. ज़्यादातर हम लोगों ने मतलब रिसर्चर्स ने फोकस किया ऑन मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ये दो पे ज़्यादा फोकस किए. बट इफ H3 और H4 is acetylated at a particular site and methylated at a particular site. ये फिर और भी है, फॉस्फोराइलेशन भी है, यूबिक्विटिन भी ऐड होता है. बहुत सारी चीज़ें हैं बट मेजरली फोकस्ड ऑन मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन. ठीक है. क्यों हम लोग ये दो चीज़ पे क्यों फोकस कर रहे हैं और ये इस पे क्यों फोकस कर? बिकॉज अभी भी रिसर्च बहुत सारा बाकी है टू अनरेवल बाकी हिस्टोन्स का कैसा मेजर रोल होता है. ओके. नाउ इसमें अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में बताऊँ आपको तो मिथाइलेशन इन मैनी केसेस बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ केस में फंक्शन इज रिवर्स्ड. तो मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन्स लीड टू sorry inactivation of that particular gene. ठीक है. Now I am talking about methylation of histones, not methylation of DNA per se. No, methylation of DNA भी होता है. Sorry. मिथाइलेशन ऑफ डीएनए भी होता है. और उसमें हम लोगों ने सीपीजी आइलैंड अगर आपने सुना रहेगा तो उधर क्या होता है, जो सीजी रिपीट्स होते हैं उधर मिथाइलेशन इवेंट हो जाता है. एंड दैट जीन इज आल्सो टर्न्ड ऑफ ड्यू टू मिथाइलेशन इवेंट. बट वी आर इन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन्स. ठीक है. हिस्टोन का मिथाइलेशन देख रहे हैं तो हिस्टोन अगर मिथाइलेट होता है तो मेजरली केसेस में इट वुड लीड टू इनएक्टिवेशन. क्यों मैं बताता हूँ. एसिटाइलेशन में ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि एसिटाइलेशन जब होता है तो इट वुड लीड टू एक्टिवेशन. तो ये कैसे देखा गया, क्यों देखा गया? तो सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैं हेट्रोक्रोमैटिन में ओके हेट्रोक्रोमैटिन आपने अभी देखा इधर. okay, now this is heterochromatin, a type of heterochromatin. okay ये है. now रिसर्चर्स ने क्या किया, हेट्रोक्रोमैटिन में जो इधर स्टोन्स होते हैं, ओके स्टोन्स को मिथाइलेट कर दिया. ठीक है. इधर में सॉरी एसिटाइलेट कर दिया. now these रेड थिंग आर हिस्टोन्स के पार्ट होते हैं और उसको मॉडिफाई किया जाता है या एसिटाइलेट कर दिया. होना रहा है इतना जल्दी भाई समझेगा नहीं तेरे को. ठीक है. एसिटाइलेट कर दिया. एक मिनट.
लंबा बोलने के ओके सॉरी वॉइस गया हुआ है, बैड थ्रोट। सो इधर हम लोग फोकस कर लेते हैं। जब भी हेट्रोक्रोमैटिन को जो काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है, अगर उसको एसिटाइलेट कर दे, now what happens is after acetylation these uh, this stones वॉइस जा रहा है, तो ये stones क्या होते हैं, ये stones are placed very far apart, ठीक है। तो जितना एसिटाइलेशन होगा उतने ये स्टोन्स दूर दूर जाते जाएंगे and these genes will become active. These will be actively transcribed. सिंपल है, ठीक है। ओके, सो जैसे एसिटाइलेशन होगा वैसे ही ये सारे के सारे जीन्स एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन होना चालू हो जाएंगे। नाउ डू अंडरस्टैंड कि जीन्स म्यूटेटेड नहीं है, जीन्स वैसे के वैसे ही है, बट थिंग इज इट इज अ पार्ट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। अगर मैं हिस्टोन्स को एसिटाइलेट कर दूं, तो एसिटाइलेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ एसिड एसिटाइल ग्रुप, और एसिटाइल ग्रुप क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप क्या नेगेटिवली चार्ज रहता है। नाउ इससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा एंड नेगेटिव नेगेटिव रिपेलेशन होने चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो ऐसे फॉर्म से ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लेस्ड at far apart. Now it is very much a good opportunity for these genes to be active. Okay, ये समझा क्या आप लोगों को, बता दो मुझे। सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट, सफरिंग फ्रॉम वेरी वेरी बैड। यस, तो एसिटाइलेशन में क्या हो रहा है, आपका हेट्रोक्रोमैटिन से वो पूरा का पूरा जो जीन है वो यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो रहा है। Now this is acetylation, this is nothing but acetylation, okay, an acetylation of only H3 और H4, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर मैं एसिटाइलेशन को रिमूव भी कर दूं ना, तो ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये भी ऑब्जर्व किया, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा इफ आई रिमूव एसिटाइल ग्रुप आल्सो, ठीक है। इफ आई रिमूव एसिटाइल ग्रुप इट विल come back to its original form, ठीक है। now now there is also methylation इधर मैं methylation आपको बता देता हूँ। now consider this is a fully functional group, ठीक है। यूक्रोमैटिन है ये वाला ओके, हिस्टोन्स आर वेरी फार अपार्ट, इधर जीन्स आराम से एक्सप्रेस होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो इधर हिस्टोन्स है H3H4, उधर क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप लगना चालू हो गया, ठीक है। ये मिथाइल ही हो गया ना, मिथाइल ग्रुप लगना चालू हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, मिथाइल ग्रुप्स इसके वजह से क्या होता है, ये जो हिस्टोन्स है ये एकदम पास में आते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये यू क्रोमैटिन से अभी क्या बन गया, हेट्रोक्रोमैटिन। यही ऑब्जर्व किया गया ज़्यादातर केसेस में, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में, कि पर्टिकुलर साइट इन H3 और H4 तो यू क्रोमैटिन से हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये मेन है,
एंड हेटेरोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जीन्स इनएक्टिव हो जाएंगे, ये जीन्स इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सो ये मेन था समझाने के लिए। इसमें फिर एडिशनली आ जाता है आपका इंसुलेटर्स आ जाते हैं, फिर इधर है इंसुलेटर्स, फिर आपके आ जाते हैं बाउंड्री एलिमेंट, इंसुलेटर्स हो गए, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए, और एक्टिवेटर्स हो गए, और रिप्रेसर्स हो गए। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे बंद होते हैं, बट क्या रेप्लिकेशन के वक्त अलग होते हैं क्या? रेप्लिकेशन के वक्त क्या होता है, ये हेटेरोक्रोमैटिन भी डुप्लीकेट होता है, ऑब्वियसली डुप्लीकेट होता है, वो पार्ट है जीन का। ठीक है, इट हैपेंस। नाउ देखो इधर जैसे दे रखा है इजीली, आपका जब ये हेटेरोक्रोमैटिन भी रहेगा, रेप्लिकेशन में ये सबका डुप्लीकेशन इवेंट होता है। ठीक है, तो ये जो हिस्टोन्स है उसके डबल क्वांटिटी बन जाते हैं, एंड इट विल बी पार्ट ऑफ दिस आफ्टर रेप्लिकेशन, क्योंकि दो सेट्स बन जाते हैं तो वो दोनों भी बाइंड करेंगे। ठीक है। नाउ समटाइम इट हैपेंस, जैसे रेप्लिकेशन हो रहा होगा तभी ये जीन्स स्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब ऐसे जो क्रोमैटिन है वो निकल जाते हैं। तो देर इज अ चांस फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सप्रेस सम प्रोटीन्स। तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि नहीं होगा करके, हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। जैसे हम लोगों ने रिप्रेसर्स पढ़े थे एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, देर आर ऑल्सो एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर एट जीन मॉडिफिकेशन लेवल। ठीक है, हम लोग जीन का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करते हैं, एज इन हम लोग नहीं, मतलब देर आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो इधर एक्टिवेटर्स भी होते हैं एंड रिप्रेसर्स भी होते हैं। इसके बारे में हम लोग होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, क्योंकि आज ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा कि व्हाट आर एक्टिवेटर्स, रिप्रेसर्स। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक्टिवेटर्स एंड ऑब्वियसली आप अगर एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स पढ़ रहे हो तो मतलब इनके दोनों के फंक्शंस अपोजिट है, 360 डिग्रीज अपोजिट। ठीक है, 180 डिग्रीज अपोजिट, सॉरी। ओके, तो हम लोग एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स के बाद सॉरी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थोड़ा सा ये पढ़ लो आप लोग, इसका ये है 11 बुक, एंड प्लीज डू स्टडी फ्रॉम दिस। ओके, ठीक है। We will continue in next lecture. Just a second. Meanwhile, I will take attendance.